हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 10वीं कक्षा प्रथम भाषा उमंग 2 में से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्यादान, जो कवि ऋतुराज जी की लिखी हुई कविता है। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले कन्यादान जो टाइटल है इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। कन्यादान एक ऐसी रस्म है, शादी में माता पिता द्वारा बेटी का हाथ वर के हाथों में दिया जाता है, जिसे कन्यादान कहते हैं। लेकिन और यह एक सांस्कृतिक परंपरा है और भारतीय संस्कृति में कन्यादान का विशेष महत्व है। और भारतीय संस्कृति में कन्यादान को बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन शाब्दिक रूप में अगर कन्यादान का अर्थ देखते हैं तो दान का मतलब होता है देना। लेकिन दान हम जो है वस्तुओं का दान करते हैं, व्यक्तियों का दान नहीं करते। और दान करने से जो है उस पर जो है उस चीज़ पर हमारा कोई हक नहीं बनता। लेकिन यहाँ जो है कन्यादान करने पर भी बेटी पर जो है बेटी पर जो प्यार या बेटी पर जो जिम्मेदारी है वह जीवन पर्यंत माता पिता की होती है। तो शाब्दिक रूप से देखा जाए तो यह शब्द जो है थोड़ा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस कविता में जो है जब बेटी की शादी होती है तो विदाई के समय माँ जो है अपनी बेटी को किस तरह ससुराल में रहना है इसके बारे में बताती है, जो हम कविता में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कविता का पहले उद्देश्य जान लेते हैं। इस कविता में रमणीय सौंदर्य है। कविता में भाव एवं कल्पना प्रेरक स्थितियों का विश्लेषण है। छात्र में गीत, कविता आदि की रचना शैली का विकास करना, स्त्री साधिकारता की भावना का विकास करना, रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर स्त्री को स्व अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रेरित करना इस कविता का उद्देश्य है। तो इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वह स्त्री के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रेरित करना है। अस्तित्व का मतलब होता है जिसे हम एग्जिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों, विधा विशेष भी जान लेते हैं इस कविता का। इस कविता में नारी की मानसिक दशा का चित्रण किया गया है, साथ ही जीवन के साधारण दृश्यों को अंकित करने का प्रयास किया है। इस कविता में स्त्रियों की जो मानसिक दशा है, मानसिक दशा का मतलब होता है जिसे हम मेंटल स्टेट कहते हैं। तो स्त्री की मानसिक स्थिति को दर्शाने का प्रयत्न किया है कवि ने, और साथ ही जीवन में घटने वाले जो साधारण घटनाएं हैं उसे भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो कविता शुरू करने से पहले इस कविता के कवि ऋतुराज जी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए कवि परिचय देख लेते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मेरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा से घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ऋतुराज जी ने जो है अपनी कविताओं में जो है रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को उन्होंने अपना कविता का विषय बनाया। उसी तरह समाज में जो कमज़ोर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने अपना कविता का विषय बनाकर उसे अपनी कविताओं में स्थान दिया। इसीलिए जो है उनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध है। विषय प्रवेश देख लीजिए बच्चों। स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। समाज के निर्माण में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण कई कुरीतियाँ पनप रही है। कन्यादान के समय माँ बेटी को जो सीख देती है उसका मर्मस्पर्शी वर्णन कविता में किया गया है।
कहा जाता है कि जितना महत्वपूर्ण समाज में स्थान पुरुषों का है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान स्त्री का है। और हमारे पुराणों में वेदों में जो है स्त्री को देवी माना जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ स्त्री की इज्जत करते हैं, जहाँ स्त्री की पूजा होती है, वहाँ जो है देवता बसते हैं। लेकिन क्या जो वेदों में पुराणों में बताया गया है उसका पालन हो रहा है? नहीं। आज भी बहुत सारे जगह पे जो है स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं। स्त्रियों को कमज़ोर माना जाता है, उसकी बेइज्जती होती है। हम आज 21वीं सदी में होने के बावजूद भी हम जिस तरह किताब में बताया गया है उस तरह का महत्वपूर्ण स्थान स्त्रियों को दिया नहीं जाता। तो यहाँ शादी के समय जब बेटी की विदाई होती है तो माँ जो है अपनी बेटी को किस तरह की बातें समझाती है, इसका बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन इस कविता में किया गया है। तो बच्चों पहला चरण देख लीजिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का मतलब होता है स्वाभाविक और पूंजी का मतलब होता है धन। यहाँ इस चरण में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब लड़की का ब्याह होकर उसका कन्यादान किया जाता है। शादी के बाद जो है बेटी पराई हो जाती है। बचपन से जिस माता पिता ने उसे पाल पोस कर प्यार से बड़ा किया, शादी के बाद जो है वह दूसरे घर की मेंबर बन जाती है और उस पर कोई हक नहीं रहता माता पिता का। वह अपने मायके में मेहमान बन जाती है। शायद इसीलिए कन्यादान कहकर इस कविता का नाम रखा होगा। जिस माँ ने इतने साल अपनी बेटी को लाड़ प्यार से जतन से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे उस माँ को जो है कन्यादान के समय बहुत ही दुख होता होगा। क्योंकि बच्चों को पालने में जो है माँ को अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है और इसी दुख दर्द के कारण उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जीवन की जो अंतिम पूंजी है वह किसी और को सौंप रही हो। तो चलो बच्चों दूसरा चरण भी पढ़ लेते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। सयानी, सयानी का मतलब होता है समझदार और आभास का मतलब होता है अनुभव करना और बाँचना का मतलब होता है पढ़ना और पाठिका का मतलब है पढ़ने वाली और धुंधला का मतलब है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता उसे हम धुंधला कहते हैं और लयबद्ध का मतलब होता है लय में बंधा हुआ। तो चलो इसका भावार्थ समझ लेते हैं। माँ की भावनाओं को प्रकट करते हुए यहाँ कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ को बेटी की चिंता है क्योंकि वह अभी समझदार नहीं हुई है। बेटी तो बड़ी हुई लेकिन उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी कि दुनिया में किस तरह रहा जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता को छोड़कर अभी तक कहीं गई नहीं थी, अपने मायके में ही थी और उसे दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वह बहुत ही भोली और सरल थी। जीवन के सुख दुख से उसका सामना अब तक नहीं हुआ था। उसे तो अपना सुख जो है उस सुख को प्रकट करना तो आता था लेकिन अपना दुख प्रकट करना उसे अभी तक नहीं आता था, क्योंकि बेटी ने अभी तक दुखों का सामना ही नहीं किया था। और माँ को बेटी की बहुत ही चिंता है क्योंकि वह नए घर में जा रही थी, अपने ससुराल जा रही थी और बेटी को जो है अब नए रूप में ढलना था। तो बेटी का सामना अभी जीवन की सच्चाइयों से नहीं हुआ था, इसीलिए माँ बेटी की बहुत चिंता कर रही है। तो चलो बच्चों अब तीसरा चरण भी पढ़ लेते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। झांक कर मतलब देखना, देख कर, और रीझना का मतलब है खुश होना। माँ को बेटी की विदाई का दुख तो बहुत है, फिर भी इतनी दुखी होने पर भी वह अपनी बेटी को ससुराल में किस तरह रहना है इसके बारे में वह बेटी को समझाती है। वह अपनी बेटी से कहती है कि कभी भी तू अपने सुंदरता पर गर्व मत कर,
घमंड मत कर, क्योंकि सुंदरता जो है तन से ज़्यादा मन की सुंदरता होती है। सुंदरता बढ़ाने वाली जो भी चीज़ें हैं या आभूषण है, उसके माया जाल में तू मत फंसना बेटी, कहकर माँ अपनी बेटी को समझाती है। और कभी लोगों द्वारा की गई तेरी जो रूप की प्रशंसा है, उस पर तू कभी भी इतराना मत, कभी भी तू घमंड मत करना, क्योंकि इस प्रशंसा ने ही नारी को आज तक प्रताड़ित किया है। प्रताड़ित करना का मतलब होता है नीचा दिखाना, जिसे हम टू हैरास कहते हैं इंग्लिश में। तो रूप सौंदर्य जो है आग की तरह होती है। जिस प्रकार आग से रोटियां सेकी जाती है, उसमें जला नहीं जाता, उसी प्रकार रूप सौंदर्य भी हमारे लिए लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए है। इसे हमारी हानि नहीं होना चाहिए, कहकर माँ अपनी बेटी को समझाती है। चलो बच्चों, आखिरी चरण पढ़ लेते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहने, ऑर्नामेंट्स। और भ्रम का मतलब होता है भुलावा। तो यहाँ माँ अपनी बेटी से कन्यादान के समय यह कहती है कि वस्त्र और आभूषण यानी कपड़े और गहने जो है नारी जीवन के बंधन है। इस पर तुम कभी भी मोहित मत होना, अट्रैक्ट मत होना। गहने देखकर, अच्छे कपड़े देखकर, इनके माध्यम से लोग हमसे छल करते हैं, मतलब लालच देते हैं। अगर तुम इसके लिए अपने मन में मोह पैदा करोगी गहने के प्रति या कपड़ों के प्रति, तो तुम्हारे मन में अगर लालच आ गया इन चीज़ों के लिए, तो लोग जो है इन चीज़ों को दिखाकर धोखा करने की कोशिश करते हैं हमसे। और यह हमारे भ्रम है, मतलब गहने और आभूषण को भ्रम मानना चाहिए। अतः कभी भी इस भ्रमजाल में तुम मत फंसना। माँ इन आखिरी पंक्तियों में अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़की हो, लेकिन अपनी लड़की होने की कमजोरी तू कहीं भी मत दिखाना, कहकर बेटी को अपनी माँ समझा रही है। तो बच्चों, यहाँ एक माँ के द्वारा, एक माँ की आवाज़ से कवि ऋतुराज जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को जो है केवल भोली बनकर नहीं रहना चाहिए, हर तरह से सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और जीवन में अगर कोई भी समस्या आए, तो उस समस्या को निर्भय होकर उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यहाँ कवि ऋतुराज जी ने जो है नारी संबंधी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, और इसके लिए स्वयं नारी को ही जागने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी ऋतुराज जी की लिखी हुई कविता कन्यादान। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।